कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे साथ प्रोफेसर पीसी शुक्ला, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बीएचयू वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तो भारतीय मनीषा के ज्योतिषी शिखर हैं। मैं आपका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करने के लिए अपने महाविद्यालय की बीएड डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महजबी जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कि वे इस आभासी मंच पर आकर प्रोफेसर पीसी शुक्ला, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बीएचयू वाराणसी को जो हम सभी के बीच जुड़ चुके हैं, बने होंगे अंदर, उन्हें मंच पर सादर अभिवादन के साथ उनका सादर अभिनंदन वंदन करते हुए उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। डॉक्टर महजबी। धन्यवाद मैडम जी। मैं डॉक्टर महजबी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड विभागाध्यक्ष श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़, परिचय की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके सम्मुख आज के इस आयोजन की शोभा हमारे मुख्य वक्ता जिनकी गरिमामय उपस्थिति से यह वेबिनार त्रिगुणित हुआ है, वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका परिचय देने के लिए सारे स्वर और व्यंजन की सीमा कम लगती है, जिनके बारे में कुछ कहना वैसा ही है जैसे सूरज को दिया दिखाना। फिर भी इस औपचारिकता को पूरा करते हुए प्रोफेसर पीसी शुक्ला सर जी का परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में भूतपूर्व विभागाध्यक्ष एवं संकाय प्रमुख रहे हैं। आपकी विषय विशेषज्ञता शैक्षिक मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्श एवं विशेष शिक्षा में है। आपको 40 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। आपने 30 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोधार्थियों के शोध का निर्देशन किया है। इसके अतिरिक्त आपने कई पीडीएफ शोधार्थियों के शोध को भी निर्देशित किया है। आपने 250 से अधिक शोधों का मूल्यांकन किया है। 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशन में आपके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप पीएचडी के कई कमेटियों के सदस्य रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई राष्ट्रीय स्तर के कमेटी के भी आप सदस्य रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैरियर एवं गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल का विकास आपके ही कर कमलों द्वारा 2012 में हुआ। आज भी यहाँ आप सेवानिवृत्ति के उपरांत भी इस सेंटर को हेड काउंसलर के रूप में सेवा दे रहे हैं। यह बीएचयू का एक अद्वितीय मनोवैज्ञानिक केंद्र है, जहाँ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की शैक्षिक एवं मानसिक समस्याओं का निदान किया जाता है। आपका व्यक्तित्व बहुत शांत, सरल एवं सहज है। इसीलिए बीएचयू के शिक्षा संकाय के सभी छात्र छात्राएं निसंकोच अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आते थे और आप सदैव अपनी उनकी समस्याओं को उनका निदान करते थे। इसी कारण शिक्षा संकाय में आप बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक रहे हैं। आपके निर्देशन में कार्य करना बड़े गर्व की बात थी। सौभाग्य से मुझे आपके निर्देशन में कार्य करने का गौरव आपकी कृपा से प्राप्त हुआ। सर जी, आपको जितना जाना आपके प्रति हृदय में उतना ही सम्मान बढ़ता गया। आप वो पारस हैं जिनके स्पर्श मात्र से पत्थर भी सोना बन जाता है। आपका स्वभाव, शैली, विचार सब कुछ हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जितना मैंने शोध के दौरान आपसे सीखा, उतना सीखने में मुझे शायद कई दशक लग जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त आप बहुत अच्छा फोटोग्राफर और गिटार वादक भी हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व का मैं हृदय की अनंतम गहराइयों से इस राष्ट्रीय वेबिनार के आभासीय मंच से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हुए बड़े सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ कि महामारी के इस दौर में लोगों के मन सामाजिक और उनके निदान पर अपने विचार एवं अनुभव से हमें अनुग्रहित कर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। प्रोफेसर पीसी शुक्ला सर जी, प्रणाम सर जी। प्रणाम सर, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर जी, आप म्यूट हैं।
सर म्यूट है, आप अनम्यूट करिए अपना मोबाइल। हेलो। हाँ सर, आप आवाज आ मुझे सुन रही पा है? रहे हैं? हाँ, आवाज आपकी आ रही है, हमारी आप तक पहुंच रही है? जी जी हाँ जी, सर, आप पहुंच रही शुरू सर। करें, शुरू करें, शुरू अच्छी करें बात सर। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मैडम प्रणाम सर, आपने, प्रणाम। नमस्कार, आपने ही इतना बढ़िया उद्बोधन कर दिया कि अब उसके आगे मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रह गया है। नहीं लगभग सर, सारी दिशाओं पे, सारे तरफ आपने उस पे जो निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष बहुत ही तार्किक और तर्कसंगत था। और आज पूरी दुनिया परेशान है इन सब चीज़ों से, और हम आप भी परेशान हैं घर में बैठे बैठे। अभी तक तो यूनिवर्सिटी खुली थी, कल से यूनिवर्सिटी फिर 31 जुलाई तक बंद हो गई। अब ऐसे में ही आप लोगों का वेबिनार जो है, जिसमें महजबीन और आप लोगों ने हमको इनवाइट किया, वो एक बड़ा अच्छा साधन है। ये और अच्छा होता है कि इसमें हम लोग डिस्कशन वगैरह और करते तो शायद और लाभप्रद होता। लेकिन हमारा देश, खास करके हिंदुस्तान, जैसा अभी पराशर जी ने भी बोला, हम लोग बहुत संतोषी जीव हैं और संतोष करना जानते हैं। और जो होता है सब ईश्वर की कृपा से होता है। इस तरह की आस्थाओं में जीते चले आ रहे हैं और जी रहे हैं। अगर इतिहास देखा जाए महामारियों का, तो लगभग 200 से लेकर आज तक 220 तक 20 बड़ी महामारियां आ चुकी हैं, जिसमें लाखों लोग मारे गए। हम लोग सुनते भी थे, प्लेग हुआ, हैजा हुआ, गांव का गांव उजड़ गया, खत्म हो गया। लेकिन इन महामारियों का परिणाम ये रहा कि कुछ नई उपलब्धियां हम लोगों को मिलती गई, होती चली गई। कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त होती रही और हम लोगों ने कुछ नए रास्तों को चुना, नए रास्तों को देखा। क्योंकि परिवर्तन जीवन का एक शाश्वत नियम है। परिवर्तन होता रहा है, परिवर्तन होता रहेगा। और शायद परिवर्तनों की वजह से हम लोग जो है, हमारा जो विकास है, हमारा जो शारीरिक विकास है, या जो क्राइसिस की अवस्था आती है, जब कोई दिक्कत आती है, तो हमारे जीवन का समस्त सीखना, जिसमें हमारा विकास निहित है, वो समस्याओं से समन्वय में हमारा बीतता है और उसी से हम नई चीज़ों को सीखते हैं। पैरासिटामॉल, एंटीबायोटिक्स, इन सब का इजाद जो हुआ वो क्राइसिस की वजह से हुआ। और मनुष्य जो है वो एक एक क्राइसिस को पार करते हुए आज 21वीं सदी में पहुंच गया है। और अगर आप ध्यान दें तो आज लगभग सभी बीमारियां नियंत्रित होने लगी, हम उन पर नियंत्रण कर ले रहे हैं या हो जा रही है। क्योंकि पहले प्लेग आया, कई बीमारी आई, एड्स आया, इबोला आया, सार्स आया, जाने कितने कितनी बीमारियां आई, और वो सारी बीमारियां दूर होती चली गई या उन पर नियंत्रण होता चला गया। हमने वैक्सीन्स डेवलप की। तो अगर ये क्राइसिस या ये इस तरह की समस्याएं ना आती, तो शायद ये विकास का जो क्रम है वो नहीं हो पाता। और दूसरी जो बहुत बड़ी चीज रही, एक संघर्ष चलता रहा है, जिस संघर्ष का नाम हम लोग ले सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मीन्स प्रकृति जो है, और नर्चर जो हम लोग अपनी लालन पालन, औषधि, पढ़ाई लिखाई, इन सबको हम नर्चर में ले सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक संघर्ष चलता रहा है। शायद एक प्रकृति एक बैलेंस बनाए रखना चाहती है और मानव समाज उस बैलेंस में प्रकृति के ऊपर आगे बढ़ जाता है, वो उसको दबा देता है। तो नेचर के कितने प्रलयंकारी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित हुई, लेकिन मनुष्य ने उन सब पे विजय प्राप्त की और आगे भी विजय प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन
बड़ा प्रश्न ये है कि जब कोई परिवर्तन आता है या जब कोई क्राइसिस आती है तो हमारा एटीट्यूड बदल जाता है परिस्थितियों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने घर वालों के प्रति। परिवर्तन हमारे एटीट्यूड में आ जाता है, हमारा उनके प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें आ जाता है, हमारे चिंतन में आ जाता है, हमारे व्यवहार में उसका परिलक्षण होने लगता है, व्यवहार में दिखाई पड़ने लगता है। तो इस तरह से आज जो कोविड की स्थिति आई है या कोरोना की जो स्थिति आई है, इससे भी बहुत सारे आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे हैं। जैसा कि महाजबी ने अभी आपसे बताया, हमारे पास यहाँ पर कैरियर गाइडेंस एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर भी है जिसे हम देख रहे हैं। और बड़ा आश्चर्य होता है कि जब कोई अपनी ये इससे जो ये आपका कोविड-19 है, इससे रिलेटेड कोई समस्या लेकर मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति हम लोग से अभी कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज दिखाई पड़ती है। और ऐसा लगता है कि शायद हमारे देश में आस्था जो है, आस्था ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आस्थाओं में ही हम लोग ज्यादा रहते हैं। और शायद भारतीय समाज जो है आस्थाओं के कारण ही आज तक सबसे पुराने समाज में शामिल है। और आस्था जो है, किसी में भी ये आस्था हो सकती है, गुरुओं में हो सकती है, देवी देवताओं में हो सकती है, पत्थरों में हो सकती है। अभी एक खबर छपी थी, करुणा देवी की पूजा होने लगी। समय समय पे हमारे यहाँ देवी और देवताओं के वो हो जाते हैं कि शायद ये हमको बाहर निकाल ले जाएंगे। और यही जो आस्था है बहुत सारे चीजों में हमको बाहर ले जाने में सक्षम होती है और हम इन चीजों से बाहर आ जाते हैं। जब 1970 के आसपास आल्विन टॉफलर ने एक सीरीज ऑफ बुक्स निकाली, कई किताबें निकाली, जिसमें उसकी किताब थी फ्यूचर शॉक। वो बड़ा फ्यूचरोलॉजिस्ट थी, वो उसका अप्रोच जो था वो भविष्यवाणी करने पे था। और जो ट्रेंड था, बदलते हुए समाज का जो ट्रेंड था, उसको उसने अपनी इस किताब में पब्लिश किया था। उसने भी इतने बड़ी बीमारी की कल्पना उस समय नहीं कर पाई थी कि पूरे विश्व में एक बीमारी जो फैल जाएगी, ऐसी कल्पना उसने अपनी पुस्तक में भी नहीं कर पाया था। ये जरूर उसने सोचा था कि हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़े व्यापक परिवर्तन आएंगे। उसने काफी सोचा। जो पॉलिटिकल हमारी रियलिटीज थी, जो राजनीति थी, किस तरह की राजनीति होगी, किस तरह के राजनीतिक प्रयास होंगे, क्या परिवर्तन होंगे, इन सब के बारे में भी सोचा। सामाजिक परिवर्तनों के बारे में भी सोचा। लेकिन इस बीमारी के बारे में आल्विन टॉफलर शायद नहीं सोच पाया, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शायद सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे सामने। परिणाम क्या हुआ कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए। पूरे विश्व में, लगभग समस्त विश्व में 103 से लेकर 105 करोड़ विद्यार्थी जो हैं वो घर में बैठ गए। स्कूल केवल पढ़ने का एक स्थान नहीं होता है, विद्यालय केवल एक अध्ययन करने का स्थान नहीं होता है। विद्यालयों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन सबसे बड़ा जो साधन होता है, जो खेल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि बच्चे खेलते क्यों हैं, खेलना क्यों जरूरी है, तो वो ये है कि हमारे अंदर जो रिजर्व एनर्जी है वो बाहर आती है।
तो अगर वो एनर्जी हमारे अंदर बंद हो जाएगी, हमारे अंदर रहने लगेगी, हम उसका डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत सारी समस्याओं को जनरेट कर देगा। बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से आ जाएंगी। घर में शैतानियां बढ़ जाएंगी, घर में बच्चों में मारपीट बढ़ जाएगी, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, बच्चे ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। ये कई तरह की समस्याएं स्कूलों के बंद होने की वजह से आ जाएगी। और आप अंदाज लगाइए कि लगभग 72% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 72% वो छात्रों से जुड़ी हुई है। छात्रों के से जुड़ी हुई मतलब छात्र से किसी न किसी अध्यापक या किसी न किसी रूप में वो जुड़े हुए हैं। और पूरे विश्व की जो संस्थाएं हैं, खास करके यूएनओ और यूनिसेफ, ये भी ये कोशिश कर रही है कि कैसे कोविड से उत्पन्न संकट को कम किया जा सके। और इसके लिए उन लोगों ने बहुत सारे ब्रोशर्स भी निकाले, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी छापे। लेकिन अभी कोविड की समस्या जो है वो चल रही, खत्म नहीं हुई। कोविड अभी विद्यमान सामने से उजाला और इसका प्रसार कहाँ तक होगा इसका अंदाज लगाना अभी मुश्किल है, और कब तक ये चलेगा ये भी अंदाज नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे वक्त में निश्चित रूप से हमारे सामने आने वाली समस्याएं बड़ी विकट भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि मानव सक्षम है इन समस्याओं से बाहर वो निकल जाए। तो थोड़ा सा जैसा अभी पराशर जी कह रहे थे कि एक बड़ी भारी समस्या हमारे जो है कि बच्चों में, अभिभावकों में, अध्यापकों में और राजनेताओं में ये समस्या आ गई है कि शिक्षा जो कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, कैसे इसको आगे लाया जाए, कैसे इसको चलाए रखा जाए। और खास करके ऐसा देश है जो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर हमको एक ऐसा सिस्टम अगर डेवलप करना चाहें जो इन सारी विभिन्नताओं के अनुरूप ढल सकता हो, तो वो एक बड़ा जटिल और दुरूह कार्य है। निश्चित रूप से भारत में कोविड के आरंभिक प्रसार को तो थोड़ा नियंत्रित कर लिया था, लेकिन कोविड का प्रसार अभी खत्म नहीं हुआ है। ये प्रसार अभी चल ही रहा है, आगे भी चलता ही रहेगा जब तक कि हम इसके लिए कोई टीका, वैक्सीनेशन या दवा नहीं निकालेंगे। तो इसके लिए क्लोजर की वजह से आप देखिए, स्कूल में कई स्कूल जो हैं, खास करके प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, उनके पास अध्यापकों को देने के लिए पैसा नहीं है। अध्यापकों का या अध्यापिकाओं का परिवार जो है वो परेशान हो गया है, जिस तरह मजदूरों का परिवार परेशान हो गया है। उन परिवारों में जिन परिवारों में माँ बाप दोनों नौकरी करते थे, ऑफिस के खुलने के बाद बच्चों को रखने के लिए दिक्कत आ रही है कि बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए, किस जगह छोड़ा जाए कि बच्चे सेफ रहें और दिन भर उनको उनका ध्यान रखा जा सके। तो रिक्शे वाले थे, ट्रॉली वाले थे, बस वाले थे, तरह तरह के लोग जिनका व्यवसाय या जिनका जीविकोपार्जन विद्यालय के माध्यमों से होता था, वो भी अवरुद्ध हो गया है। उनके अंदर भी तनाव की अवस्था पैदा हो गई है। वो सब तनावग्रस्त हैं इस समय, और उनको भी उस तनाव से निकालना निश्चित रूप से एक दुरूह कार्य है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग किया। सोशल डिस्टेंसिंग से सोशली डिस्टेंट हम सब हो गए, सोशली डिस्टेंट हो गए। जो सामाजिक दूरी बढ़ी, उसने हमारे अंदर सामाजिक दूरी के भाव को विकसित कर दिया। अब वो सारे रास्ते हमारे बंद हो गए। जो हमारी
व्यावहारिक क्रियाएं थी, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें, हाथ मिलाना, या बच्चे कंधे हाथ रख के चलते थे, या बड़े पास में होकर एक दूसरे से बात करते थे, स्पर्श की अनुभूति करते थे। वो सारी अनुभूतियां इस समय एकदम अवरुद्ध हो गई हैं। तो निश्चित रूप से मनोविज्ञान जैसा मानता है कि हमारा विकास जो है वो हमारे वातावरण का परिणाम है। जो वातावरण है वो हर तरह से हमें प्रभावित करता है, और उस प्रभाव का को तत्काल दूर कर लेना, समाप्त कर लेना, ये एक जटिल कार्य होता है। इसको तुरंत समाप्त करना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा आप देखिए तो स्कूलों में मिड डे मील का प्रोग्राम चलता था। मिड डे मील के दौरान बच्चों को भोजन मिलता था। अब वो भोजन बंद हो गया। ठीक है, हमारी सरकार उनको भोजन दे रही है, लेकिन वो भोजन इतनी हेल्दी है, क्योंकि मिड डे मील के माध्यम से जो न्यूट्रिशन दिया जा रहा था वो उसमें हमारा लेक्चर आवश्यक आधा घंटा वीडियो आप कैसे तो कह रहे थे सर वीडियो ऑन करिए, हम कहा बहुत नेटवर्क एरर है तो ना। अवधेश जी, पार्टिसिपेंट को देखिए। हाँ मैडम, मैं म्यूट कर रहा हूँ जो लोग बोल रहे हैं। हाँ, उन्हें म्यूट कर दीजिए जी। आप बोलें सर, आप कंटिन्यू रखें। हाँ हाँ, तो बीच में आवाज आती है तो इंटरप्शन हो जाता है ना, तो जी 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 थोड़ा सा जी। रोके रहे। इसके अलावा एक जो दूसरी समस्या आ गई है कि आज टीचर्स के अंदर और पेरेंट्स के अंदर एक कंफ्यूजन हो गया है। क्या होगा, कैसे होगा, इम्तहान होगा नहीं होगा, इम्तहान का तरीका क्या होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, स्कूल कब से खुलेंगे, घर में कैसे पढ़ाएं। क्योंकि एक तरफ तो वो नौकरी पे जाने लगे हैं, नौकरी पे जाना आना है, और आजकल अधिकांश परिवार जो है मिडिल क्लास में, वो दोनों मिडिल क्लास भी देखा जाए तो वो भी, और लोअर क्लास जो है वो भी, दोनों जो है वो नौकरी करने वाले होते हैं, हस्बैंड वाइफ। तो बच्चों को देखने की समस्या बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि बच्चों को कैसे देखा जाए। इसके लिए थोड़ा सा ट्यूशन की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। देखा है कि अब ट्यूशन की खोज करने लगे हैं, क्योंकि माँ बाप जो है वो होम स्कूलिंग नहीं कर सकते हैं। तो होम स्कूलिंग भी एक नई समस्या आ गई है कि कैसे घर में बच्चों को स्कूलिंग को कंटिन्यू किया जाए। ये एक नई समस्या जनरेट हो गई है, जिसको देखना है। इसी से रिलेटेड एक तीसरी समस्या जो सामने आती है कि बच्चों को अब आगे विद्यालय भेजा जाएगा, और भेजा जाएगा तो कब भेजा जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी इसलिए तैयार नहीं होगा कि जब तक वो आश्वस्त ना हो जाए कि नहीं, अब हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय, वहाँ का वातावरण एकदम उपयोगी है, हमारे लिए काम के लायक है, तब तक हम बच्चों को उस विद्यालय भेजना पसंद नहीं करेंगे। सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। तो विद्यालय के मैनेजर, प्रिंसिपल्स, इन सब के लिए भी समस्या आ गई है कि कैसे हम विद्यालय को सैनिटाइज करें, कैसे विद्यालय को सुरक्षित रखें, ताकि बच्चे आए तो उनको, उनके अंदर ये बीमारी फिर आगे से फैलने ना पाए और इसका प्रकोप आगे बढ़ने ना पाए। तो ये एक जिसे हम कह सकते हैं गैप आ गया है बच्चों के एजुकेशन में, बच्चों के लालन पालन में, बच्चों के केयरिंग में, बच्चों के साथ शेयरिंग में। तो हमको ये समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड समस्याएं हैं, लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं हैं, जिनको आप आगे हमें देखना है। जो आजकल हम लोग ई लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग,
या डिस्टेंस लर्निंग की बात कर रहे हैं, इनकी वजह से थोड़ा सा कास्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के कितने लोगों के पास एक अच्छा लैपटॉप खरीदने की औकात है। विदेशों में जो देखा जा रहा है, विदेशों में तो स्कूलों में बच्चों को एक आईपैड दे दिया गया है। इस आईपैड को लेकर आप घर जाइए और टीचर आईपैड पर होमवर्क असाइन करता है, होमवर्क को चेक करके उसकी रिपोर्ट भेजता है और क्लास इंस्ट्रक्शंस देता है फॉलो करने के लिए। हमारे देश की मध्यम और निम्न वर्ग जो है वो इस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं है, अध्यापक भी हमारे प्रशिक्षित नहीं है, क्योंकि जब हम बच्चों को ऑनलाइन वर्क देते हैं तो ऑनलाइन वर्क देते समय हमको बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है, जैसे वो वर्क कैसे प्रीवियस लर्निंग से जुड़ा हुआ हो, जो विषय उन्होंने सीखा है उससे जुड़ा हुआ हो, कैसे उसको हम आगे की लर्निंग से जोड़ेंगे, कैसे हम उसे इवेलुएट करेंगे, कैसे बच्चे में जो बिहेवियरल चेंज आ रहे हैं उन चीज़ों को हम देख पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर होमवर्क जैसा देख रहे हैं पेरेंट्स बैठ के करा दे रहे हैं, बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं। तो जो लर्निंग होनी चाहिए, वास्तविक लर्निंग जो स्कूल के सिचुएशन में होती थी, वो ई लर्निंग में नहीं हो रही है। इसी तरह एक और समस्या आ गई है उन डॉक्टरों की, उन नर्सों की, उन कोविड कर्मियों की, जिनको ड्यूटी पे जाना है और फिर वापस घर आना है या 14 दिन के लिए वहीं पे रहना है, वो अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित हैं। ऐसे में ना वो बच्चों को देख पा रहे हैं, ना अपने पेशेंट्स को या अपनी ड्यूटी को ठीक से कर पा रहे हैं। तो ये एक और समस्या आ गई है जो वर्कर्स के सामने आ गई है, डॉक्टर्स के सामने आ गई है, कि हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर ओन किड्स। और अपना भी उनको डर लगा रहता है, वो भी डर सताता रहता है, जैसा हम देख भी रहे हैं कि लगातार हॉस्पिटल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है और डॉक्टर मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है, डॉक्टर बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो ये कई व्यापक समस्याएं हैं जो इसमें आ रही हैं, क्योंकि अब बहुत से छोटे बच्चे जिनको पहली बार हम स्कूल भेजे थे, तो वो स्कूल जाने में जितना रोते थे, अब दोबारा उनको स्कूल में भेजा जाएगा तो हो सकता है वो स्कूल जाना पसंद ही न करें, घर में रहने की आदत पड़ जाएगी। तो इसका परिणाम ये होगा कि ड्रॉप आउट बढ़ जाएगा, विद्यालयों में ड्रॉप आउट बढ़ जाएगा, बच्चों की संख्याएं कम हो जाएगी। इसी तरह विदेश भी जो हमारे विद्यार्थी जा रहे थे पढ़ने के लिए, अब अभिभावक घबराने लगे हैं कि विदेशों में या बड़े शहरों में कोचिंग के लिए भेजना है, तो अब हम कैसे बच्चों को भेजेंगे, किस प्रकार से भेजेंगे उनको कि वो सुरक्षित हमारे पास लौट आए। तो ये जो पूरा विश्व इस समय अनिश्चय की स्थिति से गुजर रहा है, इसमें समस्याएं अनेक हैं। हमने जिन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया, ये तो ज्यादातर तो शिक्षित वर्गों से जुड़ी हुई है। वो वर्ग जो कामगार है, वो वर्ग जो श्रमिक है, उससे जुड़ी हुई समस्याओं को इसमें हमने नहीं ले पाए हैं, क्योंकि आप लोगों ने 4-5 वक्ताओं को इस समय में रख लिया है। तो इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्याओं को अपने साथ रखा है, और आप लोगों ने जो हमें समय दिया, हमको आमंत्रित किया, हम इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा होता अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा होती और उसको भी हम इंटरेक्ट करते तो शायद और अच्छा होता, पता नहीं वो अवसर आपके पास है या नहीं है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हाजरीन, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर टी.सी. शुक्ला जी, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, एक्स हेड डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन BHU वाराणसी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपना व्याख्यान हम सभी के समक्ष रखा। आपके शोध परक व्याख्यान से हम लाभान्वित हुए, अभिभूत हुए। निश्चित रूप से हमारे प्रतिभागी और हम सभी इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए होंगे। आपकी विचारशीलता शत-शत नमन है।
आपने विद्वता से भरे व्याख्यान द्वारा अपनी ज्ञान गंगा प्रवाहित की, उससे हम सभी को लाभान्वित किया। इसके हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने बहुत सारी समस्याओं के सामने को लेकर हमारे समक्ष आप मूल बिंदु रखे। जैसे आपने कहा, क्योंकि मैं शिक्षा जगत की समस्याओं को मैंने ज्यादा उठाया, फिर भी आपने बताया कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, उनके सामने कौन सी समस्याएं आ रही हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, उच्च शिक्षा हो या हायर हो या बेसिक हो, सारे बच्चे परेशान हैं कि उनके आगे भविष्य क्या हो। पेरेंट्स परेशान हैं कि उनके आगे भविष्य क्या होगा। बहुत सारी समस्याएं, शिक्षा की समस्या, अगर हम बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात उठाई, सामाजिक समस्या की बात, कि वास्तव में दूरी बनाते बनाते कहीं ऐसा ना हो कि दूरी बहुत ज्यादा बढ़ाने की आदत बन जाए। और चूंकि हमको ये बचपन से सभी को, हम भारतीयों को ये बताया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में ही रहकर अपनी प्रगति करनी है और पूरे समाज के बारे में सोचना है। तो एक ये विकट समस्या हम सभी के सामने है कि इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हम समाज से कटने लगे। तो हमें इस सब का भी ध्यान रखना है। और उन्होंने बहुत सारी जो हमारे सामने समस्याएं आई कि दृष्टिकोण में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, जब बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी सर्विस नहीं है, जॉब छूट रहे हैं, तो उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है, उनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक बात हमारे समक्ष रखी कि उन्होंने कहा कि भारत एक आस्थावान देश है। क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सभी आस्थावान हैं। और ये आस्था और विश्वास ही हमारा है, जिसकी वजह से हम सीमित संसाधनों में भी इन समस्याओं को फेस करते करते आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। दरअसल हमें ये समझने की जरूरत है कि संसार में कोई भी समस्या नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। महान उद्यमी स्टीव जॉब्स को मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगी। उन्होंने एक बार कहा था कि यदि आप समस्याओं को सही तरीके से परिभाषित कर लेते हैं तो आप उसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ा देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अपने आत्मबल से वह फिर उठ खड़ा हुआ। उसने फिर से दौड़ लगाई और वह महान उपलब्धियों का साक्षी बना। हमारी सनातन संस्कृति पर ईशा के पूर्व काल से ही ना जाने कितने हमले हुए, इसे मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार हम फिर उठ खड़े हुए। अगर हम महामारियों की बात कर रहे हैं तो 14वीं शताब्दी का प्लेग हो अथवा 20वीं शताब्दी का स्पेनिश फ्लू, इंसानी जज्बे के सम्मुख सबको हार माननी पड़ी। और यह कोरोना भी हारेगा। बस हमें इस अंधेरे का जो उजाला है उसे देखने की आवश्यकता है, उसके लिए राह तलाशने की आवश्यकता है, और हम अपनी गतिविधियों को विराम नहीं देंगे और सावधानी के साथ इससे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि यदि आप समस्याओं पर केंद्रित होते हैं तो समस्याएं ही पाते हैं, और यदि आप संभावनाओं को टटोलते हैं तो अवसरों के दरवाजे आपका इंतजार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीसी शुक्ला साहब, आपने बहुत कम शब्दों में इतना अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत किया और हम सबके सामने, भारत के सामने एक दृष्टिकोण रखा कि इस आस्थावान देश की विजय निश्चित एक दिन इस कोरोना नामक महामारी से होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भावी जन, सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भावी जन, वेबिनार सार्थक हुआ, सार्थक हुए लक्ष्य, वेबिनार सार्थक हुआ, सार्थक हुए लक्ष्य। धन्यवाद।